देखिए आपका ये डावरी एक्ट में सेक्शन 3 चल रहा था। 2 से क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, फिर आपका बन सकता है सेक्शन 3 से। दहेज देने या दहेज लेने के लिए सेंशन, यानी कि आपको बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो इस कानून के लागू होने के पश्चात, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यह कानून भूतलक्षी प्रभाव या रिप्रास्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता। यानी कि यह कानून कब से लागू है? जब से यह लागू किया गया उसके पहले नहीं। यानी कि कानून लागू होने के पहले अगर किसी व्यक्ति ने दहेज लिया या दिया था तो इस कानून के तहत वह दंडित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 का क्लाज 1 रोकता है कि दंड विधि को बैकडेट से लागू नहीं किया जा सकता। ये लिखवाते समय थोड़ा संविधान ऐड करवा देंगे, क्योंकि भाई छोटी छोटी धाराएं हैं और आपको व्याख्या तो करनी पड़ेगी, तभी तो एक पेज बढ़ाएंगे। आखिर व्याख्या नहीं करेंगे तो 10 लाइन में क्या हो जाएगा, प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। तो व्याख्या करनी ही होगी। अगला देखिए आपका, दहेज देगा या लेगा, यानी कि दहेज देना और लेना दोनों दंडनीय है। या लेना या देना दुष्प्रेरित करेगा तो कल एबेटमेंट या दुष्प्रेरण बताया गया था, दुष्प्रेरण को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ आईपीसी की धारा 107 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। और दुष्प्रेरण कितने प्रकार, आइए भाई बैठिए भाई, दुष्प्रेरण कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। तो पहला क्या किया? दहेज लेने देने के लिए उकसा दिया। दूसरा क्या किया? षड्यंत्र में क्या हो गया? शामिल। और तीसरा क्या किया? दहेज लेने या देने के लिए शासय क्या किया है? सहायता। तो हम कहेंगे कि दहेज लेने और देने के लिए वह क्या किया है? दुष्प्रेरित। आपका यहाँ जब लिखिएगा दुष्प्रेरण दुष्प्रेरित किया है तो कम से कम आईपीसी की धारा 107 को कोरिलेट कर दीजिएगा। और दुष्प्रेरित कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से, उसको एक एक लाइन लिख देना है। तो वह कारावास से, यानी कि दंड की मात्रा आ जाइए, वह कितने कारावास से दंडित होगा? तो 5 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा आपका। या का, और जुर्माना और है, या न लिखिएगा। और जुर्माना जो 15,000 रुपये से कम का नहीं होगा, यानी कि कम से कम 5 साल। और जुर्माना कम से कम कितना? 15,000। लेकिन अगर दहेज की रकम 15,000 से ज़्यादा है तो जुर्माना जो अधिकतम हो सकता है उस रकम तक हो सकता है। बस इतना लिखना है, कितना हो सकता है जुर्माना अधिकतम? उस रकम तक। इतना भाई कल भी इतना आपको बताया गया था, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे देखा जाए, न्यायालय को विवेकाधिकार है कि न्यायालय यदि चाहें तो स्पेशल रीजन दिखा के, विशेष कारण दिखा के दंड की मात्रा को 5 साल से कम कर सकता है, स्पेशल रीजन दिखा के। अब अगला देखिए, उपधारा 2। उपधारा 1 समाप्त हो गई। और मैं कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया था उपधारा 2 की कुछ बातें, फिर एक बार दिमाग क्लियर, मैंने दिमाग स्थिर करके समझिए। कल बताया गया था वो फिर देखिए कि अगर विवाह के समय बिना मांग किए हुए वर पक्ष द्वारा वधु को या वधु पक्ष द्वारा वर को कोई वस्तु या धन या उपहार दिया जाता है तो कानूनन वह दहेज नहीं माना जाएगा और ये लोग धारा 3 के तहत दंड के भागी नहीं होंगे। लेकिन वह जो वस्तुएं हैं इस अनुसूची में दी गई वस्तुओं के अंतर्गत आनी चाहिए, माने महंगा न हो। इसी बात को आपको आपका देखना है। और किस उपधारा में देखना है? तो उपधारा 2 में
डिटेल में आपको देखना है। और भी बातें हैं लेकिन मुख्य रूप से ये देखिए कह करके भाई, ऐसे भेंटों को, भेंट माने उपहार, उपहार माने गिफ्ट, गिफ्ट गिफ्ट कहा जाता है। ऐसे भेंटों को जो वधु को विवाह के समय, सतर्क रहना है, विवाह के पहले नहीं, विवाह के बाद नहीं, बल्कि कब, ये पॉइंट पकड़े रहे, विवाह के समय। अगला देखिए, उस निमित्त कोई मांग किए जाने पर, यानी कि बिना मांगे, मांग पर नहीं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ बहू को, यानी कि बहू को या वधु को विवाह के समय कोई उपहार दिया गया है और वधु या वधु के पक्षकार ने उस उपहार की डिमांड की थी कि नहीं, नहीं की थी। याद रखिए, करने पर दहेज हो जाएगा। दी जाती है उसके संबंध में लागू नहीं होगी। इसका मतलब कुल मिलाकर खंड 2 का जो ए है उसका मतलब ये हुआ कि अगर वधु को विवाह के समय वधु पक्षकार द्वारा बिना मांगे कुछ भेंट दी जाती हैं तो उसे दहेज नहीं माना जाएगा और ऐसी दशा में व्यक्ति धारा 3 के तहत दंड के भागी नहीं होंगे। रटे रहिए। परंतु वह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है। इसका मतलब कि इस अधिनियम के तहत नियम बनाए जाते हैं और नियमों में कौन कौन सी भेंटें आप दे सकते हैं, उन भेंटों का क्या किया गया, उपहारों का उल्लेख उन सूची का उल्लंघन करके उपहार दिया गया हो कि पालन करते हुए, उल्लंघन करके नहीं बल्कि क्या करते हुए, पालन। ये रटे रहिए, उल्लंघन नहीं, उल्लंघन करेंगे तो फिर दहेज में आ जाएगा और धारा 3 क्या हो जाएगी, लागू। अगला देखिए भाई, खंड ख देखिए, ऐसे भेंटों को जो वर को विवाह के समय, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो नियम क्लाज ए में वधु के बारे में था वही नियम क्लाज बी में वर के बारे में, यानी कि दुल्हे राजा के बारे में, ना है तो दुल्हे राजा के बारे में लागू होगा। देख रहा हूँ मायूस हो गए हैं पीछे वाले, तो नेताजी मायूस ना हुए, हम हैं तो मायूस किस बात का। फिर चुनाव लड़ा जाएगा इस बार भाई, और क्या भाई, कई लोग भाई बार काउंसिल का माने हाई कोर्ट का चुनाव भी लड़े हैं, आपका जीते भी हैं, हारे भी हैं, बैठे हैं, तो भाई घबराना नहीं है नेताजी, और आपका हम है तो घबराने की क्या आवश्यकता है, फिर जीत होगी और क्या। तो आइए देखिए आपका फिर कहानी वधु में लागू होगी, वही कहानी वर में अप्लाई कर दीजिएगा। अगर विवाह के समय वर पक्ष को बिना मांगे कोई भेंट दी गई हो, लेकिन कब, विवाह के समय, तो उसे दहेज नहीं माना जाएगा और ऐसी दशा में पक्षकार धारा 3 के तहत दंड के भागी नहीं होंगे। लेकिन जो वर पक्ष को बिना मांगे आपका उपहार दिया गया है वह उपहार ऐसा होना चाहिए जो नियमों के तहत उपहारों की लिस्ट दी गई है उसके अंतर्गत आए। अगर नियमों के तहत उपहारों की लिस्ट का उल्लंघन करके उपहार दिए गए हैं तो धारा 3 लागू होगी और व्यक्ति दंड के क्या होंगे, भागी। यानी कि जो नियम वधु पर हमने बताया सेम वही नियम किस पर लिख देना है, वर पर। बस आपका शब्द क्या चेंज करना है, वर की जगह वधु और वधु की जगह क्या लिख देना है, वर। देखिए अगला भाई परंतुक भी हो गया। फिर सेकंड परंतुक, परंतु यह और कि जहाँ ऐसी भेंटें जो वधु द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधु का नातेदार है दी जाती है, वहाँ ऐसी भेंटें
रूढ़िगत प्रकृति की है और उसका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिनकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई है अधिक नहीं है। फिर एक परंतुक बताता है। परंतुक ये बताता है कि अगर ऐसी भेंटें वध द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वध का नातेदार हैं वर पक्ष को दी गई हैं और ऐसी भेंटें प्रथागत हैं यानी कि प्रथा के अनुसार लोग देते हैं, तो ऐसी दशा में भी वह दहेज नहीं माना जाएगा, लेकिन देने वाले की वित्तीय स्थिति पर भी ध्यान रखा जाएगा कि अपनी हैसियत से अधिक तो नहीं उपहार दे दिया। यानी कि आपका, फिर एक बार समझिए, जो वस्तुएं प्रथा के रूप में यानी कि प्रथा के रूप में प्रथा को बचाया गया है वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को अमूमन दी जाती है, अगर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी गई है तो वह दहेज की कैटेगरी में नहीं आएगी। लेकिन वधु पक्ष की हैसियत भी देखी जाएगी। क्या क्या वधु पक्ष की ऐसी हैसियत थी जो इतना सामान दे देता जो प्रथा के अनुसार दिया जाता है, ये भी देखा जाएगा। इस प्रकार आपका सेक्शन 3 भी क्या हो गया, समाप्त। मेंस में बनने का चांस रहता है। जब भी लिखिएगा आईपीसी इत्यादि से कोरिलेट करके लिखिए ताकि एक 1.5 पेज में आए, क्योंकि इतना लिखेंगे तो आधा पेज ही रह जाएगा। तो उसका उपाय क्या है, कोरिलेट करके और थोड़ा व्याख्या करके लिखिए। अगला देखिए भाई, धारा 4, दहेज मांगने के लिए शास्ति। इसका मतलब कि केवल आपका दहेज मांगा जाता है उसके लिए शास्ति धारा 4 में है। देखिए भाई, आपका छोटी छोटी 1-2 धाराएं हैं, फिर आपका एक और नया कंसेप्ट आएगा जो बनता है मेंस में। तो दहेज मांगने के लिए शास्ति, देखिए क्या कहा गया पहले बेर। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से की अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से तो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित होगा। परंतु न्यायालय आपका कारण दर्शाते हुए से दिया नहीं गया आपका माने दहेज मांगा गया। जैसे कि उदाहरण देखिए, लड़का पक्ष गया लड़की पक्ष के यहाँ और शादी तय करना, लड़का पक्ष गया और लड़की पक्ष वालों ने 5 लाख रुपया दहेज की मांग कर दी। तभी लिया नहीं, दिया नहीं गया, बस आपका सुरसा जैसे मुंह खोल दिया और कहा कि 5 लाख रुपया हमें क्या चाहिए, दहेज। तो दहेज मांगना भी क्या है, अपराध। अब ये कई राज्यों में है भाई, लड़की पक्ष मांगता है। आपका दूसरा एंगल देखिए, अगर लड़की पक्ष लड़के पक्ष के पास गया और लड़के पक्ष ने या लड़के के माता पिता ने या नातेदार ने डिमांड कर दी कि जब तक 10 लाख रुपया और एक फटफटिया यानी कि बुलेट, तभी तो बुलेट राजा कहलाएंगे भाई। बुलेट राजा कब कहलाएंगे, जब किस पर बैठेंगे, बुलेट पर। अब बाइक कौन मांग रहा है भाई, दहेज में ज़्यादा बुलेट ही चल रही है कि बुलेट। हाँ, अब तो भाई वो तो थोड़ा बहुत हैसियत के अनुसार हवाई जहाज भी मांग सकते हैं। अंबानी का मामला हो, विजय माल्या को तो हवाई जहाज भी चल सकता है। यानी कि जिसकी जितनी हैसियत है भाई उतनी ही तो मांगेगा। और देने में भी अभी बताया गया धारा 3 में कि आप प्रथागत उपहार दीजिए, लेकिन वित्तीय हैसियत का भी क्या रखा जाएगा, ध्यान बता दिया जाए भाई। एक लाइन एक्स्ट्रा जाकर, ये कानून भले पढ़ाया जाता है
लेकिन समाज में आपका कह सकते हैं कि पालन नहीं किया जाता, इसका सदैव क्या किया जाता है, उल्लंघन। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका सदैव उल्लंघन ही होता है, पालन नहीं किया जाता। लेकिन कानून बना है, पढ़ना है, मजबूरी है और लागू भी है भारत में। तो आगे देखिए, आगे भाई। तो ऐसी दशा में ऐसे दहेज मांगने वाले दंड के भागी होंगे। दंड 6 माह से कम नहीं होगा, अधिकतम कितना हो सकेगा, 2 साल तक का, और जुर्माना 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। लेकिन न्यायालय चाहें तो 6 माह से कम का दंड कारण दिखाकर दे सकता है। बस समाप्त हो गई धारा, और क्या बचा है। आइए धारा 4A देखा जाए। 4A पहले भूमिका बांधिए। देखिए आजकल शादी.com बहुत प्रसिद्ध है, मैं बताया भी था, उसी पर आइए। पेपर में भी निकलता है रविवार को। और कई लोग जो आपका बरबीसा बीसा बीसा हो गए हैं, यानी कि बीसा 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 बता दिया जाए भाई, आपका बरबीसा बीसा 2 ही बताया जाए, तीसरा में तो दिक्कत हो जाएगी। बीसा मतलब कि 1 20 यानी कि 20 साल, और फिर आपका बरबीसा यानी कि और 20 साल जोड़ दीजिए, 40 साल। तो जो 40 साल के हो जाते हैं उसमें 2 बीसा लगाया जाता है, बीसवा नहीं, बरबीसा अब बरबीसा। और जो और 20 साल का हो गया तो तीसरा बीसा लगा दीजिए, बरबीसा बीसा बीसा, यानी कि 3 बार गाँव में चलता है, यानी कि 60 साल का बर हो गया। तो कहानी बता दिया जाए तब विज्ञापन कराया जाए, क्योंकि भाई माहौल भी गर्म रहना चाहिए, मायूस लोग न हो। अब ये न कि एकदम मायूस हो जाए कानून पढ़ाते समय। यानी कि आपका ऊसर में भी बीज क्या करना है, उगा देना। इतना कहानी किस्सा बताया जाए कि आपका मायूस न हो। देखिए आपका भाई, यानी कि लड़का 60 साल का था, तो लड़का के पक्ष वाले लोगों ने कहा कि मेरा जो राजा है, दुल्हे राजा, ये जग जीत लिया और 60 साल पर क्या हो गई इसकी। अब आगे क्या बताया जाए भाई, क्या हो गई, शादी। यानी कि बर्बादी न कहिएगा, शादी हो गई। यानी कि बरबीसा बीसा बीसा, और मेरे लाल ने क्या किया, जग जीत लिया। तो लड़की पक्ष वालों ने कहा कि भाई लड़की ने भी जग जीता है, और लड़की दिव्यांग है और खड़ा ही नहीं होगी, तो यानी कि यह अंधी है। तो लड़की ने भी क्या किया, जग जीत लिया। विवाह नहीं हो रहा था, भले बूढ़ा दामाद मिला, मिला तो अरे भाई 60 साल का ही मिला, क्या कर ली। तो आपका इलाहाबाद में तो नियम है, चाहे लड़का हो या लड़की, 30 साल तक तो शादी होना ही मुश्किल है, और 40 साल भी लग जाता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन 60 साल ना लगाइए भाई, सबसे अनुरोध है कि 60 साल ना करिए, 20 साल 40 साल हो जाए। देखिए आपका बैक हुए भाई कानून पर। कई लोग क्या होते हैं कि रविवार को सुबह सुबह पेपर लेंगे, और पेपर लेते ही वैवाहिक विज्ञापन देखेंगे, और देखेंगे अपने पहले बिरादरी का खोलेंगे। अब बिरादरी में ढूंढेंगे कि कौन लड़की का विज्ञापन आया है, तो पूरा बायोडाटा रहता है, मोबाइल नंबर। तो आपका 2 4 जो होते हैं मानसिक आपका दिवालिया होते हैं, जिन जिन लड़कियों का नंबर रहेगा घर का, तुरंत फोन मिला देंगे, फोन बाप उठाएगा। उसके बाद क्या होगा बताना संभव नहीं है भाई। अब आगे चला जाए। यानी कि अगर विज्ञापन लड़के या लड़की ने निकलवाया है, और विज्ञापन निकलवा कर उसमें, ठीक है भाई, दहेज के लिए सुयोग्य वर चाहिए, तो सुयोग्य कन्या चाहिए, लिखा रहता है पूरा लंबाई चौड़ाई, आपका चेहरा कितना गोरा है, आपका पूरा क्वालिफिकेशन। तो अगर एक लाइन उसमें लिख दिए कि हम दहेज इतना लेंगे विवाह में, तो सेक्शन 4A लागू होगा,
और दहेज के मांग देने या लेने का विज्ञापन करना क्या होगा? दंडनीय। इसी प्रकार शादी डॉट कॉम है, शादी डॉट कॉम पर बस लिस्ट रहती हैं और कई लोग तो उसी से फोटो उठाकर और भेज रहे हैं मित्रों को कि ये लड़की देखो, ये लड़की देखो और पता लगा कि कोई मतलब ही नहीं है, बस मित्रों को क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं कि अब मैं शादी करने जा रहा हूँ। तो अगर उसमें फिर एक बार देखिए, अगर उसमें कहीं भी आपने दहेज का जिक्र कर दिया शादी डॉट कॉम पर तो आप दंड के भागी होंगे। और कौन सी धारा के तहत होंगे? 4A। भाई 10 ही धारा है, चार निकल रही है, एक दो दिन में ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। 4A। अब देखिए 4A सही रहेगा भाई। विज्ञापन पर पाबंदी, विज्ञापन पर पाबंदी। देखिए 4A, यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप यानी कि एवज में, बदले में, यानी कि कंसीडरेशन स्वरूप, प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, पत्रिका में भी निकलवाता है, समाचार पत्र में भी, जनरल या किसी अन्य माध्यम से, तो अन्य माध्यम दो चार बना तो दीजिए, अन्य माध्यम लिख दीजिएगा, दो चार आ जाएगा। तो जैसे कि आपका सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप से भेज दीजिए, फेसबुक से भेज दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए कि हम इतना दहेज लेंगे, ट्विटर पर डाल दीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए और शादी डॉट कॉम पर डाल दीजिए। ये सब अन्य माध्यम है। देखिए, अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अन्य को प्रस्थापना करेगा, यानी कि हम कारोबार दे देंगे, जो विवाह करेगा इतना धन दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, या हम प्रपोजल करते हैं कि जो मेरी लड़की से विवाह करेगा मैं अपना पूरा मकान उसे क्या करूँगा? दे दूंगा। तो ये विज्ञापन माना जाएगा, भले गुप्त रूप से दे दिया जाए, लेकिन आजकल एक नया सिस्टम चला है भाई, आप लोगों को ही बता दिया जाए। नया सिस्टम ये चल रहा है बड़े शहरों में आपका कि जब विवाह तय हो रहा है तो जो लड़की हैं वह सिक्योरिटी के रूप में लड़के के पिता या लड़के से एक संविदा कर रही है कि अगर आप हमें तालाक देंगे तो आप इतना मुआवजा या ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करेंगे, या पहले ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करिए और तब मैं आपसे मैरिज करूंगी। यानी कि शुद्ध रूप से विश्वास की कमी कहिए इसको, और शुद्ध रूप से ये कहा जाए कि चूंकि विवाह विश्वास पर आधारित रहता है और पहले ही पक्षकार एक दूसरे पर अब क्या करने लगे हैं? अविश्वास। तो बड़े शहरों में हो रहा है कि आप इतना प्रॉपर्टी हमारे नाम करिए और तब मैं आपसे क्या करूंगी? विवाह। अगर कल आप हमें तालाक दे दिए, विवाह विच्छेद कर लिए, तो क्या होगा हमारा? तो इसलिए संविदा की जा रही है आजकल भाई, ये भी मैं बता दूं। और ज़्यादा लोग अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, तो बेनामी जो संपत्ति होगी, अब बता दिया जाए, पत्नी पूर्ण स्वामिनी है और अगर तालाक हो ही जाए तो एक पाई मिलेगा नहीं, चाहे हम हो या आप हो, हम भी वही कर किए कोई ये, यानी कि एक पाई मिलेगा नहीं, क्योंकि पत्नी जिसका नाम अब है वहीं उस संपत्ति का स्वामी है, भले धन कोई और लगाया हो। धारा 41 अब सीमित दायरा हो गया है। आपका याद रखिए, टीपीए की कौन सी धारा का दायरा सीमित हो गया है? 41 का, दृश्यमान स्वामी। अगला देखिए भाई, खंड ख देखिए, खंड क में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा
दंडित किया जाएगा, लेकिन न्यायालय विशेष कारण दिखा के दंड की मात्रा 6 माह से क्या कर सकता है, कम। यानी कि जितना दंड दहेज मांगने के लिए नहीं था धारा 4 में, उससे ज्यादा दंड विज्ञापन पर है। विज्ञापन के लिए दंड की मात्रा याद रखिए, कम से कम कितने माह, 6 माह, और अधिकतम कितना, 5 साल, या जुर्माना 15,000 रुपया। माने कि मांगने से ज्यादा किसके लिए दंड है, विज्ञापन के लिए। तो विज्ञापन भी समाप्त हो गया। धारा 5 एक लाइन की धारा है, दहेज देने या लेने का करार शून्य होगा। तो बस एक लाइन, दहेज लेने या देने का एग्रीमेंट वायड होगा। इसको समझा दिया जाए थोड़ा। समाचार पत्र वाले भी होंगे, जो मुद्रित करेगा, विज्ञापित करेगा, जो माने छपवाएगा, सब दोषी होंगे। हाँ, दोनों। समाचार पत्र वाले को भी रोका गया है कि ऐसा कह सकते हैं कि चीज न छापिए। जैसे कि मान, एक और उदाहरण आप पूछे हैं तो एक और उदाहरण हम बता दे रहे हैं इस पर। जैसे कि कोई मान हानिकारक कथन है, तो जो लेटर समाचार पत्र को लिखा गया, तो लेटर लिखने वाला भी आईपीसी की धारा 500 में दंड का भागी होगा। और समाचार पत्र ने उस लेटर को छाप दिया तो 501 में समाचार पत्र वाला भी दंड का क्या होगा, भागी। और जो हाकर है, अगर यह जानते हुए कि ये कथन मान हानिकारक है और आपका माने पेपर बांट रहे हैं, तो 502 आईपीसी में वह भी दंड के क्या होंगे, भागी। तीनों लपेटे जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी चलेगा। अगला देखिए भाई, आपका धारा 5 एक लाइन की धारा है। इसको आपका कम चांस है पूछने का, लेकिन समझा तो दिया जाए। एक लाइन, दहेज लेने और देने का जो एग्रीमेंट होगा, वह एग्रीमेंट वायड होगा, शून्य होगा। शून्य करार का मतलब ये हुआ कि ऐसा करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो। यानी कि शून्य करार लागू कर ए ने बी से वादा किया कि मैं आपको 5 लाख दूंगा, नहीं तो क्या बी कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ए से कानूनी रूप से 5 लाख रुपया वसूल करने का हकदार होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये करार कानूनन क्या बनाया गया है, वायड। और शून्य जो करार होते हैं, बातिल करार होते हैं, उन करारों को लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी कि उनको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। और ये सारे में भी हल्का सा आपको हम बता दें कि धारा 26 यानी कि धारा 27 28, देखिए याद नहीं आ रहा है, ये सारे के तहत देखिए, ये सारे के तहत आपका पक्षकार ये मांग कर सकता है कि ऐसे दस्तावेज को कैंसिल किया जाए, क्योंकि यह दस्तावेज वायड है, यानी कि शून्य करार पर आधारित है। और न्यायालय ऐसे दस्तावेज को परिबद्ध करे, क्योंकि आपका ये जो करार है, ये दहेज देने या लेने का हुआ था। यानी कि एक लाइन लास्ट में इसमें ये रहा कि दहेज लेने या देने का जो समझौता होगा, उसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। अर्थात दहेज की रकम को न्यायालय से वसूला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये करार ही क्या है, शून्य है, बातिल। बातिल माने वाइड, कोई मतलब नहीं है। अगला शब्द देखिए आपका, धारा 6 से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि एक धारा 2 रही जो मेंस के लिए बनता है, धारा 3 रही जो बनता है, 4 कम चांस हैं, 4 ए हो सकता है टिप्पणी में बन जाए, 5 भी कम चांस हैं, लेकिन धारा 6 को
अच्छे से पढ़ना है और यहाँ से मेंस के लिए बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए पहले इसका भूमिका देखिए तब आपका बताया जाए भाई। धारा 6 अभी डायरेक्ट न पढ़ा जाए। धारा 6 ये बताती है मुख्य रूप से कि अगर दहेज दे दिया गया है, यानी कि वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को अगर डावरी या दहेज दे दिया गया है, तो वर पक्ष का कर्तव्य है कि दहेज की रकम को वधू पक्ष को वापस करे। किसको वापस करे? वधू पक्ष को। अगर वधू पक्ष ने वर पक्ष को सामान दिया था, तो वर पक्ष का कर्तव्य है कि विवाह के 3 माह के अंदर वह सभी सामान वधू को या उसके माता पिता को क्या करे? वापस। अगर वापस नहीं करते लोग कितने माह के अंदर? 3 माह के, तो ऐसे लोग दंड के क्या होंगे? भागी। याद रखिए, यानी कि पत्नी के माता पिता या पत्नी की ओर से जितना पैसा दहेज में दिया गया है सब पैसा वसूल सकती है पत्नी। वो अलग बात है कि शांत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फंसा तो सकती हैं आपका इस कानून के तहत। और आप दूसरा 498A आपका क्रूरता में। और दहेज की मांग कर रहा था, तो दहेज की मांग करना चाहे विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, तीनों क्या है? दंडनीय। तो आपका मुकदमा तो हो ही सकता है, इसमें कोई शक नहीं भाई। तमाम मुकदमे जाइए फैमिली कोर्ट में, कभी फैमिली कोर्ट में जाइए तो लगता है कि पूरा जिला ही पति पत्नी के विवादों से भरा पड़ा है। ये जाकर देखिए पूरा जिला लगता है कि वहीं उमड़ पड़ा है। इतना भीड़ रहते हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। यानी कि पारिवारिक सुख शांति आपका खो गई है और विवाद क्या हो रहे हैं? ज़्यादा। उसका उपाय है कि भाई अब 56 इंच का सीना ही सब दिखाएंगे तो कहाँ से विवाद निपटेगा? विवाद कोई तब निपटता है जब दोनों लोग अपने अपने कुछ सिद्धांतों को और कुछ हितों का त्याग करें। और 56 इंची सीना रहेगा और हम 56 इंची सीना हमारा है, हम बड़े तो हम बड़े। अरे भाई दोनों लोग अपना थोड़ा बहुत क्या करिए, बड़ेपन कम करिए, तभी तो वैवाहिक जीवन चलेगा। नहीं तो रोज मारपीट होगी और रोज कोर्ट कचहरी होगी। और कहावत भी कही जाती है कि जब चौका का मामला चौकी में चला जाए, यानी कि चौका माने चूल्हा बर्तन का मामला, किचन का मामला कहाँ चला जाए? चौकी में, तो समाज में बेइज्जती होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है वह यही बताता है कि अगर कह दीजिए कि तुम दाल में नमक कम डाली हो, वो भी क्रूर माने वो भी घरेलू हिंसा। कह दीजिए कि दाल कच्ची है तब भी, रोटी जल गई तब भी, तुम्हें तो खाना ही बनाने नहीं आता, क्या फ्रिज लाई हो, खराब रहता है रोज, टीवी खराब रहता है, सब सब क्या माना जाएगा? ये सब कहना नहीं है, मुंह क्या रखना उपाध्याय जी? बंद। हाँ, तो भाई मुंह बंद ही रखिए तो भला ही है। आगे देखिए भाई, आप फिर एक बार देखिए, बैक होइए 3 माह के अंदर। पहले भूमिका हो जाए तब सेक्शन सही रहता है। भूमिका में ये रहता है कि एक दिमाग में बैठा रहेगा कि अब आगे यहीं पढ़ा जाएगा। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो जो पत्नी के बाल बच्चे हैं वह सामान और पैसा वापस पाने के हकदार होंगे। अब बाल बच्चे नहीं है तो पत्नी के माता पिता पाएंगे, लेकिन वर पक्ष को ये सामान और पैसा वापस करना ही होगा। और अगर करने में आनाकानी करता है कौन सा पक्ष? वर पक्ष, तो धारा 6 के तहत वर पक्ष को दंड का भागी होना पड़ेगा। यानी कि इसके लिए भी क्या पाएंगे? सजा। अब आप लोग कहेंगे कि इतना कड़ा नियम है तो समाज में कहाँ पालन होता है जल्दी? तो आइए अब सही रहेगा भाई। देखिए आपका 10 धाराएं हैं, छठवां कल हमें लगता है कल समाप्ति हो जाएगी। कल हमें लगता
लगता है कि पूरी धारा क्या हो जाएगी समाप्त, उसके बाद 2 दिन लिखवा जाएगा, फिर नया कानून चला जाएगा। देखिए भाई, इसके बाद SC/ST एक्ट पढ़ाया जाएगा भाई, ताकि आपका कुछ माने माहौल बना रहे, यानी कि कुछ आपको उत्साहवर्धन भी हो, कानून जानने की इच्छा भी जगे। भाई नीरज सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ाए जाएंगे, बता दिया जाए, वो लास्ट में चलेगा। देखिए आपका दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, धारा 6, यानी एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, काफी बड़ा धारा है, एक एक खंड पर। पहला खंड देखिए, जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को, ये हुआ कि जिस स्त्री का हुआ है के पास है, उस स्त्री के पास है, लेकिन अगर स्त्री से भिन्न वर को दे दिया गया, वर के माता पिता को दे दिया गया, वर के जीजा को दे दिया गया, तब तो भाई समस्या है। और ये जो धन या संपत्ति हैं जो वर पाए हैं, जो वर के माता पिता नातेदार पाए हैं, वो सब पैसा और धन क्या करेंगे, स्त्री को वापस। लेकिन स्त्री को दिया गया तब नहीं, उसके पास तो खुदे है। हिंदू लॉ में भी इसको जोड़ सकते हैं भाई। हिंदू लॉ में आपका एक स्त्री संपदा होती है और एक स्त्री धन होता है। स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता है, स्त्री संपदा पर स्त्री का पूर्ण अधिकार नहीं होता। याद रखिएगा, हिंदू लॉ में भी है क्या, स्त्री धन और क्या, स्त्री संपदा। किस पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता है, स्त्री धन पर, और किस पर पूर्ण अधिकार नहीं होता, स्त्री संपदा। वोमेन स्टेट कहा जाता है। देखिए आपका फिर बैक होइए, देखिए बेयरर की भाषा भाई, आपका 3 क्लाज बनाए गए हैं खंड 1 में, ABC देखिए। यदि वह दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर स्त्री या उसके वारिसों को वह धन या संपत्ति क्या किया जाएगा, लौटाया जाएगा। यानी कि अगर विवाह के पहले ही दहेज दे दिया गया था वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को, तो वर पक्ष की ये जिम्मेदारी है कि विवाह संपन्न होने के अगले कितने माह के अंदर, 3 माह। भाई डरते रहिए, आपका देखिए यही है, दिमाग में बैठाइए, और दिमाग में जो बैठाएंगे यही काम करेगा। आपका MPA DPO में है, आपका PCS में भी है ये, आपका PCS में भी ये पढ़ना रहता है मेंस में, आपका बिहार APO में है। ये दिमाग में बैठा लीजिए और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जब दिमाग में बैठा रहेगा तभी तो विवाह के पूर्व दहेज दिया गया है वर पक्ष द्वारा, वधु पक्ष द्वारा वर या वर के माता पिता या नातेदारों को, तो वर या उसके माता पिता या उसके नातेदारों का कर्तव्य है कि वधु को कितने माह के अंदर आपका दहेज का धन या संपत्ति लौटा दें। कितने माह, 3 माह। विवाह के अगले कितने माह के अंदर, 3 माह। अगला देखिए B, यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर, यानी कि यहाँ भी 3 मास का नियम चलेगा। अगर दहेज वधु पक्ष ने वर पक्ष को दिया है, विवाह के समय दिया है या विवाह संपन्न होने के बाद, तो जिस तारीख को ये दहेज दिया गया था उसके अगले 3 माह के अंदर वर पक्ष का कर्तव्य है कि वह वधु को इस दहेज की रकम को
या संपत्ति को क्या कर दे, वापस करे कि न करे, वापस करे। कितने माह के अंदर देने के। अगला देखिए, यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 मास के भीतर स्त्री को आपका धन या दहेज की संपत्ति लौटानी होगी। यानी कि अगर स्त्री जिसका मैरिज हुआ था 18 वर्ष से कम है तो ऐसी दशा में जब वह 18 साल की स्त्री हो जाएगी तब कितने माह के अंदर उसे लौटाना पड़ेगा? 18 वर्ष के होने के कितने दिन के अंदर? 3 मास। यानी कि 18 साल के बाद कितने दिन के अंदर? तो तीनों दशाओं में एक आपका सामान्य नियम मिला। फिर एक बार तीनों दिमाग में बैठाइए। विवाह के पहले दहेज तो कितने विवाह से कितने दिन के अंदर लौटाना होगा? 3 माह। विवाह के समय दहेज या विवाह के बाद दहेज तो दहेज पाने के कितने दिन के अंदर आ गए? 3 माह। और अगर विवाहिता स्त्री माइनर थी, 18 साल से कम थी, और तब का क्या नियम लागू होगा? जैसे ही वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण करती हैं उसके अगले कितने माह के अंदर? 3 माह। तो तीनों में कितना चल रहा है? 3 माह, 3 माह, 3 माह। याद रखे रहे। अगला देखिए भाई आपका, देखिए आपका अगला, स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। एक और शब्द आ गया, यानी कि 3 मास के अंदर ऐसी संपत्ति या धन स्त्री को ट्रांसफर कर दिया जाए, और जब तक ट्रांसफर स्त्री को नहीं किया जाता पति या पति के नातेदार या माता पिता का क्या कर्तव्य होगा कि उस धन के बारे में, उस संपत्ति के बारे में वह किस रूप में संपत्ति रखेंगे, किस रूप में रखेंगे? न्यास के रूप में। न्यास का मतलब ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का मतलब ये हुआ विश्वास, यानी कि पति या पति के नातेदार उस संपत्ति को किस रूप में रखेंगे? विश्वास के रूप में। और अगर अमानत में खयानत किए, अर्थात मुंशी प्रेमचंद की भाषा में गबन कर दिए, गबन यानी कि विश्वासघात कर दिए, यानी कि दहेज की रकम उड़ा दिया, शराब पी लिया, कुछ किया, 2 बूंद ले लिया, 2 बूंद में तो ज़्यादा ख़त्म नहीं होगी, पूरा बोतल ले लिया डेली, या संपत्ति को बेच उच दिया, या संपत्ति कबाड़ में बेच दिया, तो कबाड़ में बेची जाती है भाई। जैसे कि बुलेट ले लिए, तेल भरवाने का पैसा नहीं है, तो गांव में लोग करते क्या है, वास्तविकता बताए जा रहे हैं, भूसा वाले घर में आपका माने बांध के बोरा से बुलेट रख देंगे भूसा वाले घर में, ताकि कोई देख न पाए। और कोई स्त्री के घर वाला आ जाए वधू के, तो कहेंगे कि बुलेट एक मित्र लेकर यहाँ गया है, परसों आएगा, और पता लगा कि भूसा के अंदर तेल का पैसा नहीं है तो बुलेट क्या है, पड़ी है। तो फिर एक बार याद रखिए, न्यास के रूप में मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अगर पति या पति के नातेदार इस संपत्ति का मिसयूज करते हैं, दुर्विनियोग करते हैं, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, यानी कि आपराधिक न्यास भंग के लिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए ये जिम्मेदार होंगे। यानी कि आईपीसी की धारा 405 से लेकर 409 तक की धाराएं लागू होंगी। कहाँ से कहाँ तक? 405 से लेकर कहाँ तक? 409, आपराधिक न्यास भंग। अगला देखिए क्लास 2, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा यथा अपेक्षित किसी संपत्ति का या उसके लिए परिसीमा काल के भीतर या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो सजा भी पाएगा। और सजा कितनी होगी?
तो कम से कम 6 माह, अधिकतम 2 साल, या जुर्माना जो 5,000 से कम नहीं होगा किंतु अधिकतम कितना हो सकेगा 10,000, या दोनों। यानी कि अगर पति या पति के नातेदार या पति के माता पिता कितने माह के अंदर, 3 माह के अंदर पत्नी को क्या नहीं करते, धन या संपत्ति ट्रांसफर नहीं करते, अर्थात वापस नहीं लौटाते, तो 3 माह बाद ये अपराध कर बैठे और सजा पाएंगे। तो कितनी सजा वो याद करिएगा। कम से कम कितना 6 माह, अधिकतम 2 साल, कम से कम जुर्माना 5,000,